नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों पर बड़ा जुल्म कर रही है। उनका दुख दर्द सुनने के बजाय उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उनके आंदोलन को साजिश समझ रही है और उन्हें आतंकवादी बता रही है। जब तक तीनों काले कानूनों को सरकार वापस नहीं ले लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बिलासपुर के डिबडिबा गांव में ट्रैक्टर परेड में मृतक नवरीत सिंह के भोज कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हम शहीद नवरीत की याद में आए हैं। मुझे अपने अनुभव से मालूम है कि यह शहीद हैं और उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। शहादत से एक बात आती है कि अपने प्यारे की शहादत व्यर्थ ना हो, यह सबकी तमन्ना है। एक नौजवान बच्चा दिल्ली से इतना दूर आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचा, यह उम्मीद रखते हुए कि सभी एकत्रित होंगे तो सरकार उनकी बात सुनेगी और उनकी सुनवाई करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है किसानों के साथ, लेकिन इससे भी बड़ा जुल्म तब होता जब वे शहीदों को आतंकवादी कहते। इस आंदोलन को एक राजनीतिक साजिश की शक्ल में देखते हैं, यह बहुत बड़ा जुल्म है। यहाँ कवर हो जाएगा। सब लोग यहाँ उनकी याद में आए हैं। मुझे अपने अनुभव से मालूम है कि एक शहीद का परिवार उसकी शहादत को कभी भूल नहीं सकता। वो उस शहादत को अपने दिल में रखता है हमेशा के लिए, और उस शहादत से उसके दिल में सिर्फ एक तमन्ना जागती है। जानती हूं कि आप सब के दिल में यही तमन्ना है। नवरीत 25 साल के थे, मेरा बेटा 20 साल का है। आपके भी नौजवान बेटे हैं जो उत्साह में अपनी उत्साह दिखाने के लिए, किसानों के साथ खड़े होने के लिए वहां चले गए, और उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि वो वापस नहीं आए। क्यों गए थे वहां? कोई राजनीतिक साजिश नहीं थी कि वो वहां गए। वो इसलिए गए क्योंकि उनके दिल में दुख था, उनके दिल में किसानों की पीड़ा थी। उनको मालूम था कि जुल्म हो रहा है, और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म को सहना उससे भी बड़ा पाप है। और हो सकता है कि यही सोचते हुए एक नौजवान बच्चा दिल्ली से इतनी दूर से, डिबडिबा से दिल्ली पहुंचा कि हाँ वो भी शामिल होगा, वही उम्मीद रखते हुए कि उसकी सुनवाई होगी, कि सब इकट्ठा होंगे तो सरकार सुनेगी, और जो दिल की बात है किसान की उसके लिए सरकार भी दरवाजे खोलेगी। और ऐसा नहीं हुआ। और मैं ये कह सकती हूँ कि आज अगर सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है, हाँ ये 3 कानून हैं जिनको देना था और उसको वापस ले, बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है किसानों के साथ। लेकिन तो आज प्रियंका गांधी रामपुर पहुंची हैं, जहां उन्होंने नवरीत सिंह के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। आपको बता दें कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए हादसे में नवरीत सिंह की मौत हो गई थी, और आज उन्हीं के परिवारजनों से मिलने के लिए खुद प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने तमाम जो है बातें कही, साथ ही सरकार पर जमकर निशाना साधा गया प्रियंका गांधी की तरफ से, और उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों की जो ये शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। आपको बता दें कि आरोप उन्होंने केंद्र सरकार पर लगाए हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान आईटीओ के पास पुलिस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश के दौरान ट्रैक्टर पलटने के बाद नवरीत सिंह की मौत हो गई थी। और इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कांग्रेस से लखपत बटोला जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखपत बटोला जी, आज प्रियंका गांधी वाड्रा रामपुर पहुंची है और उनके इस दौरे को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, खासकर भारतीय जनता पार्टी इसे सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट करार रही है। जी देखिए, भाजपा इसको राजनीतिक स्टंट इसलिए करा सकती है कि उनकी पूरी तौर से केंद्र और राज्य सरकार पूरी तौर से विफल है।
उनके पास कहने के लिए क्या जवाब है? वो कहते थे किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, हम किसानों के लिए एमएसपी लगाएंगे, एपीएमसी को हम मजबूत करने का काम करेंगे। ये सारी चीजें तो भाजपा जब विपक्ष में थी चिल्लाने का काम करती थी। आपने राजनाथ सिंह जी का बयान सुना होगा, प्रधानमंत्री जी के पूर्व के बयान सुने होंगे। आज जिस तरह से 200 से ज्यादा किसान शहादत हो चुकी है, शहीद हो चुके हैं, ये किसी भी सरकार के लिए शर्म की बात है। यदि हमारा एक भी किसान आंदोलन को लेकर शहीद होता है तो सरकारों के लिए शर्म की बात है। और मैं आपसे एक चीज कह सकता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैंने कई बार केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि ये हठ धर्मिता छोड़िए। कौन राजनीति के लिए कह रहा है कि राजनीति करनी है? यदि किसान आंदोलन नहीं करेंगे, किसान सड़कों पे नहीं रहेंगे, आप उनकी बातें मान लोगे, यदि उस आंदोलन तो कौन उनके बीच जाएगा? आपको हम भी खुद फूल माला से स्वागत करेंगे। हम भी प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, हम भी स्वागत करेंगे। लेकिन आप जिस तरह से आपने देखो -3-4 डिग्री की सेल्सियस में जो हम रजाई के अंदर से अपने घरों के अंदर दुबके हुए थे, किसान सड़कों पे आ रखे। आज बारिश का मौसम है, किसान सड़क के अंदर सड़क पे बैठा हुआ है, तो क्या उनको अच्छा लग रहा होगा? जिस तरह की परिस्थितियां। और आप एक चीज और बताएं, देश के अंदर जिस तरह से देश के नागरिकों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, उग्रवादी, माओवादी और अरबन कॉमरेड तक कहने का काम किया जा रहा है, जिस तरह की बातें आज राज्य सरकार से लेकर बीजेपी की सरकारें, बीजेपी की केंद्र सरकार के गवर्नमेंट, उनके कार्यकर्ता जो कह रहे हैं, ये तो बहुत ही शर्म की बात है और बहुत दुख की बात है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कह सकता हूँ कि माननीय प्रियंका जी ने जो नवरीत जी के घर जा करके जो उनके घर गए हैं उसका बहुत बहुत स्वागत किया जाना चाहे। किसानों की शहादत बेकार नहीं जानी चाहे। किसान 100-200 से ज्यादा किसानों ने अपना बलिदान दिया है, ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देश के इतिहास में इस आंदोलन को लिखा जाएगा। हम तो चाहते हैं कि बीजेपी जी ठीक है, आप जुड़े रहिए सर हमारे साथ। इस समय भारतीय जनता पार्टी से उमेद सिंह जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमेद जी, रामपुर में अगर पहुंची हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, तो इसमें बीजेपी को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ये किस तरह की बयानबाजी की जा रही है कि ये तो राजनीतिक स्टंट है और इन तमाम चीजों से कुछ होना जाना नहीं है? ये क्या बयानबाजी कर रहे हैं? क्या किसी के परिवार से मिलना भी गुनाह है? नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। मैं कतई इस चीज के बिल्कुल इससे हम एकदम परे हैं। मैं बिल्कुल ये कहता हूं कि केवल प्रियंका गांधी जी ही नहीं, हर पार्टी के लोगों को जाना चाहिए। जितने हमारे देश के राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी के अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि को पहुंचना चाहिए। ये तो एक अच्छी बात है। किसी के दुख सुख में हाथ बटाना ये जो है गलत चीज नहीं है। ये तो अच्छी चीज है। ये कौन कह रहा है कि गलत है? कौन विरोध कर रहा है? वो जाएं, क्षेत्र है, प्रदेश है, देश है। 50 साल राज किया है कांग्रेस। अगर कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी जा रही हैं तो उनको जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि सरकार इन किसानों का दुख दर्द सुनने के बजाय उनको और भी ज्यादा अपमानित कर रही है, उनके आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। किसानों पर बहुत ही बड़ा जुल्म सरकार की तरफ से किया जा रहा है। उमेद जी, देखिए, ये जो कह रहे हैं ये उनकी मानसिकता के बारे में हम नहीं कह सकते। उनकी जो मानसिकता है वो जनता उनको जवाब देती है। ये इस तरह की मानसिकता रखने वालों को जवाब जनता अपने आप देती है कि ये भाजपा ने नुकसान। भाजपा जो है ये किसानों की हितैषी पार्टी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी रात दिन, जिस दिन से सरकार बनी है 2014 से, लगातार अगर काम कर रहे हैं तो किसानों के लिए कर रहे हैं और देश के किसानों को मानते हैं। देश के किसान ने ही उनको आज इस गद्दी पे बैठाया है और देश के किसानों के लिए 2014 से चाहे यूरिया कोटिंग हो, चाहे यूरिया कोटिंग से हो, चाहे आप 6,000 रुपए साल एक्स्ट्रा आप ले लीजिए, चाहे A to Z किसी भी तरह से अगर किसानों का कोई काम आज जो 50 साल में नहीं हुआ है, जिसकी बदौलत किसान आत्महत्या करता था, आज उसको उस चीज को खत्म करने के लिए इनको टाइम से पैसा मिले, टाइम से इनके मूलधन इनके जेब में जाए किसानों के, आज उनके हित में कदम उठाई है और हमेशा किसान हित में कदम उठाएगी ये भारतीय जनता पार्टी है। ये लोग जो बीच में घुसपैठियां कर करके और बीच में ये जवानों और किसानों और सरकार के बीच में रोड़ा अटकाने का काम किया, देश को बदनाम करने का काम किया, ये बहुत बड़ा गलत है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। लखपत जी, आपकी प्रतिक्रिया? वो कह रहे हैं बीच में जिस तरह से देश को बदनाम करने का इन लोगों ने काम किया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। देखिए, 50 साल में उमेद जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जो 50 साल में नहीं हुआ वो इस सरकार ने 5 सालों 6 सालों में करके दिखाया।
200 से ज्यादा किसान शहीद हो चुका है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट खत्म कर दिया आपने। आप एमएसपी को खत्म करने का काम कर रहे हैं, आप एपीएमसी को खत्म करने का काम कर रहे हैं। किसानों की रोजी रोटी, किसानों की जो कांग्रेस ने, तत्कालीन सरकार ने पूरी तरह से कांग्रेसों को छूट दी थी। बंदोबस्ती एक्ट को लाने का काम कांग्रेस करना चाह रही थी। कांग्रेस ने जिस तरह से भूमि बंदोबस्त को खत्म करने का काम किया, उसको ये सरकार लागू करके 2 लोगों की तिजोरी में इस देश के किसान को बांधना चाह रही है। पहली बात तो मैं ये कह सकता हूँ। दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि देश को ये बदनाम करने का काम किया जा रहा है, ये आंदोलन पे किसने बिठाए हुए हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर कोई छोटा सा विदेश का अखबार में कुछ लिख ले तो हम कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी का स्वाभिमान बढ़ गया, हमें भी अच्छा लगता है। कोई भी लिख लेगा तो तब तो कहते हैं मोदी जी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा। अगर कोई किसानों के लिए कह रहा तो तब देश की बदनामी जो हो रही है उसके लिए भी आप दोष विपक्ष को देंगे, दोष किसानों को देंगे। अपनी नाकामियों के लिए आप दोष किसको देना चाहते? आज मैं एक चीज कह रहा हूँ कि कल अमेरिका के किसी गायिका ने किसानों के पक्ष में लिखा तो पूरे देश में कहा कि देश के टुकड़े टुकड़े गैंग विदेशों से आक्रमण हो रहा है। लेकिन कल ही सुबह के समाचार मिला कि अमेरिका के संसद ने कहा कि ये बिल ठीक हो सकते हैं, तो उसमें तो कहा कि देश की तारीफ पूरी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दोहरा मापदंड नहीं हो सकता है। इस आंदोलन की वजह से निश्चित रूप से हमारी इकोनॉमी खत्म हो रही है, हमारे किसान सड़कों पे आ रखे हैं, विदेशों में हमारी छवि खराब हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को तुरंत ये फैसला लेना चाहे। कांग्रेस शुरू से कह रही है कि आप इनका समाधान कीजिए, तीनों कानूनों को वापस लेने का काम कीजिए। ये तीनों कानून यदि किसानों को नहीं चाहे तो वापस ले लीजिएगा। आप नए सिरे से कमेटी का गठन कीजिए। लौट रहे हैं अभी लखपत जी, तुरंत लौट रहे हैं आपके पास। राकेश टिकैत इस समय क्या कुछ कर रहे हैं वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। लेकिन मैं जब किसी के बारे में जानता नहीं तो मैं कैसे जुट्टू कह दूं? संयुक्त मोर्चे ने करा तो हम नहीं करा। फिर कल शामली में जब पंचायत होगी उसको परमिशन नहीं मिली, तुम में जाए क्या पता परमिशन नहीं मिली? तो होगी पंचायत। हमारी कोई प्रस्तावित पंचायत नहीं है। संयुक्त मोर्चे की, किसान यूनियन की कोई हमारी पंचायत नहीं है। और जब हम पंचायत करेंगे अपनी तो उसकी परमिशन की जरूरत नहीं है। आप कल कहे थे पंचायत, उसका क्या निष्कर्ष? अरे गोड्डे फूट गए, मंच टूट गया, गोड्डों में दर्द हो रहा। सर ऐसा भी कहा जा रहा है कि पंजाब की तरफ नहीं रुख कर रहे हैं, पंजाब कब जाना है? क्या दबाव है कुछ बताएंगे? हाँ तो जो कहा वही ठीक है, जो उन्होंने कहा। सर आपको लगता है कि सरकार आपकी मांग मानेगी? और क्या पता भाई, अक्टूबर तक तो बात हो जाएगी। पंजाब जाने का कोई प्लान हो? अभी नहीं है पंजाब जाने का। कैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था बस एक कॉल की दूरी है बस? नहीं, वो कौन सा नंबर है वो बता दे, उस पर बात कर लेंगे। उन्होंने कहा कि किसान पहले पहल करें। कोई रणनीति बनी है ऐसी? रणनीति तो हम अपनी अक्टूबर तक की बना रहे। समाधान क्या है जब बात नहीं होगी? और हम क्या समाधान निकाल दें? किसने कहा समाधान निकाल लेंगे? कैसा गाजीपुर स्टेज के बारे में आपने बोला कि कुछ अलग तरह के लोग पिछले 4 दिन से आ रहे हैं, वो ये शिकायतें आई हैं कि मोदी जी को गाली दे रहे हैं। वे हमारे लोग नहीं हो सकते। कोई भी अगर आदमी है जो प्रधानमंत्री के बारे में गाली गलौज का इस्तेमाल करेगा वो यहाँ से मन छोड़ कर चले, उसको व्यक्तिगत निर्णय होगा। इस स्टेज को इस चीज की इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। अगर यहाँ पे भी कोई लोग हैं और अनाप शनाप कोई बात करते हैं तो भाई उनका हमको पता, तो उसको यहाँ से छोड़ना पड़ेगा, उसका व्यक्तिगत बयान होगा। माहौल को खराब ना करें। अगर हमको कोई बात ठीक नहीं लगती, गाली हमको ठीक नहीं लगती, तो दूसरे के बारे में भी देने का किसी को कोई राइट नहीं है। जो सरकार आपके आंदोलन की आड़ में जो रास्ते जाम कर रही है, जैसे ये हाईवे आपने आधा खोला हुआ था, अभी भी ये तो पुलिस ने जाम कर रखा भाई, उससे पूछो। क्या लगता है जो राजनीतिक दल यहाँ पर आ रहे हैं वो राजनीति बनाने का काम? नहीं, मैं तो आता पता लेना जा। कल जींद की जो पंचायत थी उसमें भी राजनीतिक जो नेता थे वो भी मौजूद कौन था? वहाँ तो कोई नहीं था। कौन था? विधायक दादरी थे। अरे वो तो छोड़ छाड़ का और राजनीति हो तो छोड़ छाड़ का। अभी वो विधायक है अभी वो। अच्छा, कहाँ है वो? सरखी दादरी से विधायक है अभी। अच्छा, अरे आ गया होगा वहाँ पे। वो क्या बोल रहा वहाँ? अब आ गया। इतनी बड़ी क्या वो स्कैनिंग वो लगा रखी, किसी को आने नहीं दोगे। आप नहीं होता राजनीतिक, वोट नहीं देते। जो नौजवान जो किसान लापता है उनके अभी भी लापता है, उनके बारे में कुछ कह रहे हैं? क्या जाएंगे? जो किसान लापता है अभी भी, उसकी सरकार की जिम्मेदारी है सारी की। कहाँ है? सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, अब जो कुछ पूछ रहा है यही पूछ लो, फिर नहीं मिलूं किसी को।
केजरीवाल जी ने कल 115 किसानों की लिस्ट सार्वजनिक की। भाई अभी पता चल नहीं रहा, बहुत आदमी हमारे गायब है, गायब है। टिकैत साहब, क्या नॉर्थ ईस्ट से भी कोई किसान संगठन इस आंदोलन जुड़े हैं? अरे हमारे नॉर्थ ईस्ट में सब जगह, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, आंध्रा में, सब जगह संगठन है हमारा। ठीक है, ठीक है जी। और बहुत तो राकेश टिकैत का बयान आपने सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अक्टूबर तक तो बातचीत बन ही जाएगी। जब उनसे पत्रकार ने सवाल किया कि क्या अक्टूबर तक ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा, तो इस बात पर उन्होंने जवाब दिया। तो कहीं ना कहीं अब उम्मीद ये दिख रही है कि किसान संगठन और सरकार के बीच एक बार फिर से बातचीत का जो रास्ता है वो खुल सकता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। संसद के बजट सत्र में गुरुवार को भी किसान आंदोलन पर वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिला। कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा में आने वाले राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को राज्यसभा में मोदी सरकार का पक्ष रखा। संबोधन के दौरान उन्होंने कांग्रेस के अपने पुराने साथियों को खूब खरी खोटी सुनाई। वहीं दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के बयान पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि आप जिस तरह से यूपीए सरकार का पक्ष रखा करते थे, उसी तरीके से आपने मोदी सरकार का पक्ष रखा है। वह महाराज जी वह। भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कृषि कानूनों का बचाव करते हुए कहा कि किसान देश के लिए रीढ़ की हड्डी और अन्नदाता है और वो अपना ही नहीं पूरे विश्व का पेट भरते हैं। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून इसलिए लाए गए ताकि उनकी प्रगति हो सके। उन्होंने कहा कि देश को राजनीतिक आजादी करीब 70 साल पहले मिल गई थी, लेकिन किसानों को उनकी वास्तविक आजादी नहीं मिल पाई। अध्यक्ष सभापति महोदय कि ये जुबान बदलने की आदत हमें बंद करनी होगी। चट भी मेरा, चट भी मेरा और पट भी मेरा, ये कब तक चलेगा? देश के साथ खिलवाड़ कब तक चलेगा? जो आपने तब कहा था उस पर आप अड़ग रहेंगे तो आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। प्रश्न यह है सभापति महोदय कि 26 जनवरी को जो घटना घटी, जो गणतंत्र दिवस हर भारतीय के लिए एक गौरव का दिवस होता है, वो घातक दृश्य एक दर्दनाक याद बन चुकी है। 394 पुलिस कर्मियों और पत्रकारों को घायल किया गया। एक किसान ने अपनी जान खोई। राष्ट्रीय तिरंगे को लेकर पुलिस कर्मियों को पीटा गया और उनको कुएं में फेंका गया। राजधानी के कई हिस्सों को तहस नहस कर दिया गया। मैं आपको बधाई देता हूं, आपके माध्यम से माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं। माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा है। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज हमेशा रहेगा। आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। तो दिग्विजय सिंह ने चुटकी ली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से पक्ष रखा है भारतीय जनता पार्टी का, उस पर दिग्विजय सिंह चुटकी लेते हुए नजर आए। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए सबसे पहले लखपत जी का रुख कर लेते हैं। सर, हम बात कर रहे थे किसान आंदोलन के बारे में। आज संसद के सत्र में भी किसान आंदोलन पर चर्चा हुई और उस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कभी कांग्रेस के हुआ करते थे और अब भारतीय जनता पार्टी के हैं, जबरदस्त तरीके से सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आए। लखपत जी। निश्चित रूप से आज उनकी मजबूरी है बीजेपी का पक्ष रखना, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि वो भी 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस की सरकार में रही और केवल सरकार में नहीं रहे, महत्वपूर्ण पदों पे रहे, मंत्री रहे हैं वो और सरकार के नीति निर्धारक रहे हैं। कम से कम उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि ये उनका ग्वालियर का क्षेत्र नहीं है कि वो जो बात कहें सारे लोग सुने और उस पर ताली बजाएं। जमींदारी उन्मूलन एक्ट 1950 में पहला रेगुलेशन था किसानों के सुधार के लिए, ये कांग्रेस लेके आई थी। और जितने भी रिफॉर्म हुए हैं कृषि के अंदर, वो निश्चित रूप से कांग्रेस ने किए हैं। मैं ये कह सकता हूं कि सिंधिया जी ने
जो बातें कही हैं और सदन के अंदर उनका जो वैचारिक मत हो सकता है जो उन्होंने कहा है, लेकिन मैं ये मान सकता हूं कि उनके मन और आत्मा की बात नहीं है। वो भी जानते हैं आज किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और जो दमन किसानों के साथ 200 से ज्यादा किसान आज शहीद हो चुके हैं। यदि उनपे वो शोक जताते, यदि उसपे वो सरकार को घेरते, यदि वो प्रधानमंत्री जी को कहते कि ये काले कानून वापस लाएं और किसानों से बैठ करके उनके हित के लिए नया कमेटी बना करके किसानों को साथ रख करके आप किसानों के हित में नया कानून लाएं तो हम स्वागत करते। ठीक है, उमेश जी आपके पास आना चाहेंगे। संसद के बजट सत्र में किसान आंदोलन पर वार पलटवार का सिलसिला साफ तौर पर देखने को मिला। तमाम बातें ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से कही गई, लेकिन विपक्ष अभी भी इस बात पर डटा हुआ है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। उमेश जी देखिए, ये जो है ये तो ये चीजों को आप अभी सुने हैं। किसान नेता टिकैत जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि अगर हमारे आसपास भी कोई खड़ा हो और अगर कोई प्रधानमंत्री जी के बारे में अनाप शनाप कोई बात करता है तो वो बिल्कुल हमसे दूर हो जाए। अभी आपके पैनल से ही शायद टिकैत जी बोल रहे थे जी। आपके पीछे इसमें जो चीजें हैं वो किसानों की मांग है और सरकार भी उसके ऊपर आपस में बैठ का और कोई रास्ता हो तो शायद कोई भी पार्टी के लोग बता दें तो मुझे भी अच्छा लगेगा, शायद आपको भी अच्छा लगेगा सुन करके कि कोई रास्ता बताएं कि क्या रास्ता है, क्या जो कुछ अगर कोई चीज हो रहा है उसमें बिना कुछ बदलाव किए वो अच्छा या बुरा नहीं हो सकता और बुरा और अच्छा का परिणाम देखने के बाद पता चलेगा। जो आज 50 सालों तक हम लोग देख रहे थे तो उसमें था कि आज इनको लग रहा है कि आज इस तरह क्या कैसे जो है लोग किसान आत्महत्या करता था, किस तरह से पेमेंट पड़े रहते थे, किस तरह से लोग परेशान होते थे, आज उसी का रास्ता निकाला जा रहा है। यूरिया कोटिंग के टाइम पे भी इसी तरह से लोग सब विपक्ष में हंगामा किया था, लेकिन आज उसी का लोग समर्थन कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं है। आज जब कश्मीर में ऐसा मसला आया था तो इसी तरह से लोग उसके ऊपर विरोध किए, सैनिकों के ऊपर, जवानों के ऊपर भी लोगों ने तक और दुनिया भर की बातें किया। ये बात करना अलग चीज है, लेकिन किसी चीज का रास्ता निकालना वो केवल बैठ करके ही रास्ता निकल सकता है, वो वार्तालाप से ही रास्ता निकल सकता है। तो अब उसमें दोनों पार्टियां, टिकैत जी भी कह रहे हैं कि कोई बाहरी लोग अनाप शनाप बात न करें, हम लोग पूरी तैयारी में हैं, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांगों के ऊपर मांग करेंगे और मांगेंगे और सरकार भी कह रही है कि हम बैठ के बात करेंगे, हमको समझाएं और बताएं अगर उसका रास्ता। जैसे बहुत सारे बिंदुओं पर जो है सरकार ने माना भी, उनको कोर्ट में जाने के लिए कहा गया था क्योंकि केवल SDM कोर्ट तक दिया गया है, उसका भी दायरा बढ़ाने के लिए तैयार हुए, रेट पे भी उसको गारंटी देने के लिए, लिख के देने के लिए भी तैयारी यहाँ की है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बैठ के बात होगी तभी कुछ होगा ना कि सड़कों पे। उमेश जी, आपने अभी राकेश टिकैत जी की ये बातें तो सुन ली हैं कि वो कह रहे हैं कि ठीक है, कोई भी इस तरीके से प्रधानमंत्री को कुछ कहेगा नहीं, वो अभी हमारा मंच छोड़कर चला जाए। अच्छी बात है और इस बात का तो हम भी समर्थन देते हैं कि प्रधानमंत्री को लेकर किसी तरह की बातचीत ऐसे नहीं करनी चाहिए, जो गाली गलौज की जा रही है, अपशब्द बोले जा रहे हैं। लेकिन आपको शायद ये भी याद होगा कि टिकैत 2 दिन से लगातार ये भी कह रहे हैं कि 26 जनवरी के दिन जो कुछ भी हुआ और हमारे जिन साथियों को आपने हिरासत में ले रखा है उन्हें छोड़िए, और साथ ही उन्होंने ये तक कल तो ये भी चेतावनी दे दी है कि अभी तो हम सरकार हिलाने पर नहीं आए हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? उन्होंने 44 लाख ट्रैक्टर की भी धमकी दे दी है कि अक्टूबर में फिर 44 लाख ट्रैक्टर के लिए सरकार तैयार रहे। इन बिंदुओं पर भी तो आइए सर, टिकैत ये सब भी तो कह रहे हैं, इनसे कैसे निपटेंगे आप? और इनका तो सीधा सा यही समाधान है कि भाई आप कृषि कानूनों को रद्द कीजिए, हम तुरंत फौरन प्रभाव से वो सारा अपना सामान सट्टा उठाएंगे और अपने घर चले जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है और हम लोग भी मानते हैं किसान अन्नदाता है, किसान ताकतवर है, किसान कमजोर नहीं है, भारत का किसान बहुत मजबूत है। ये बिल्कुल सही है, सत्यता है और वो अपनी ताकत को बता रहे हैं, पूरा दुनिया देख रही है कि भारत का किसान कितना मजबूत है। ये अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक रही बात किसी चीज फैसले को टालना और न टालना, वो केवल बैठ करके वार्तालाप से ही रास्ता निकलना है। अगर जिस तरह से कोई घुसपैठिया और गलत काम करेंगे उनके लिए वो हश्र होगा, जो हो रहा है वो होना है, वो भारत कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, भारत की सरकार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, चुप नहीं बैठेगी।
जिस तरह से आज आप देख रहे हैं कितने विपक्ष के लोग आज जमानत पे, बड़े बड़े नेता अगुआ उनकी जमानत पे घूम रहे हैं, तो ये जो है माननीय नरेंद्र मोदी सरकार किसी भी क्रिमिनल को, गलत करने वाले को बख्शेगी नहीं, ये निश्चित है। किसानों के साथ है, किसानों के साथ बैठ के उसका वार्तालाप करके हल निकालेगी, इसके साथ सब तैयार हैं। लेकिन गलत करेगा कोई और गलत घुसपैठियां घुसेंगे, उससे निपटने के लिए कदम उठा लिया गया है। तो अभी इन मांगों पर आप आएंगे क्या उमेश जी? मैं तो ये आपसे जानना चाह रही थी, वो जो कह रहे हैं कि 26 जनवरी को जो, नहीं बात सुनिए सर, वो कह रहे हैं कि 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ और उस पूरे आड़ में आपने जितने भी उनके साथियों को हिरासत में लिया या गिरफ्तार किया उन्हें छोड़ दीजिए, क्या उन्हें छोड़ा जाएगा? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने ये नहीं कहे, उन्होंने ये चीज ये कहा है कि हमारे लोग कुछ हमारे लोग गलत फंसे हैं जो झंडा फहराने में नहीं थे, जो लाल किला पे नहीं गए थे, उनको छोड़ दिया जाए। ये उन्होंने ये कहा है। आप देखिए उनकी बातों को, उन्हें छोड़ा जाएगा सर? हाँ, हम लोग इसी चीज की जांच कर रहे हैं और वही लोग पकड़े जा रहे हैं जो लोग झंडा फहराने में थे, जो लोग गलत किए, उपद्रव किए, उनके ऊपर इनाम भी रखा जा रहा है। वो लोग गिरफ्तार भी होंगे और उनको पूरी सजा मिलेगी, पूरा दुनिया देखेगा। वो निश्चित है। अगर कोई गलत फंसेगा, गलत फंसा है, गलत पकड़े गए हैं, उनके लिए पूरी सहानुभूति है, उनको पूरा जो है जांच होगी और जांच के बाद उनको छोड़ा भी जा सकता है। वो जांच करते हैं। बोलिए लखपत जी। जी पल्लवी जी, पहले तो मैं उमेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बीजेपी के ये पहले प्रवक्ता हैं जो निश्चित रूप से डिबेट को उसके बिंदुओं पे, उसकी मेरिट पे बात करना चाह रहे हैं। इन्होंने कम से कम किसान को और बीजेपी के नेताओं की तरह खालिस्तानी, पाकिस्तानी, उग्रवादी, आतंकवादी, अरबन नस्ली नहीं कहा। इसके लिए वो धन्यवाद। मैं अब बात आ रहा हूँ, उन्होंने बहुत सारी चीजें पॉजिटिव कही है। ये स्वागत योग्य कदम है और सकारात्मक सोच इस आंदोलन को खत्म करेगी। उमेश जी को मैं एक चीज जरूर कहना चाह रहा हूं, जो कह रहे हैं कि क्या आप केवल एमएसपी की लिखित गारंटी, लीगल गारंटी दे दें तो मुझे लगता है किसान इस आंदोलन को खत्म कर देंगे। क्योंकि एमएसपी जब प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो सरकार को उसका पैसा नहीं भुगतान करना है। वो तो जो उनके साथ एग्रीमेंट करेगा वो बाध्यता होगी, उनकी संवैधानिक बाध्यता। और वो जो बड़े बड़े उद्योगपति इस क्षेत्र में आना चाहते हैं वो कम से कम एमएसपी तो दें। जैसे हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं उस पे एमआरपी लिखा होता है और एमआरपी से ऊपर कोई चीज नहीं बिक सकती। उसी तरह से एमएसपी यदि किसानों के क्रॉप्स पे देने का काम सरकार करेगी और उसको लीगल गारंटी देने का काम करेगी तो किसानों की एक बड़ी चिंता दूर हो जाएगी। बिल्कुल, किसानों की एक बड़ी चिंता दूर हो जाएगी। लेकिन बात यहाँ पर यह है लखपत जी कि वो तैयार भी तो नहीं होंगे इस मसले पर। आप देखिए ना, राकेश टिकैत समेत जितने भी सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठन बैठे हुए हैं, उनके नेता लगातार यही बात कह रहे हैं कि आप कृषि कानूनों को रद्द कीजिए। आप भी इस बात को जान रहे हैं कि जब जिद ही एक है कि कृषि कानूनों को रद्द कीजिए, बस यहाँ पर बात आकर अटक रही है। मुझे जो लगता है उनकी जो सबसे बड़ी मांग है, जो प्रमुख मांग है, वो एमएसपी को लेकर है। और एमएसपी निश्चित रूप से दी जानी चाहिए, उसकी लीगल गारंटी बनाई जानी चाहिए। ये मैं एक प्रकार से सरकार के किसी तरह से सरकार पे वर्णन नहीं, आर्थिक वर्णन नहीं है। और ये अगर सरकार केवल एक कदम भी उठाती, पिछली बार के बयानों में उन्होंने कहा था। और दूसरी शर्त उन्होंने ये कही है कि जो आंदोलनकारियों पे जो केस हुए हैं, जो मुकदमे हुए हैं, वो वापस लिए जाए। ये दो चीजें ये सरकार अपनी तरफ से कदम बढ़ा दे तो मुझे लगता है कि आंदोलन, किसानों के भी मान सम्मान रहेगा। इस चीज को केवल आप एक तरह से जिस तरह के प्रोपेगेंडा बना करके कई लोगों ने इसको बदनाम करने का काम किया, उनका भी सम्मान रहेगा, सरकार का भी सम्मान रहेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई भी अपशब्द कहना, देश के प्रधानमंत्री वो है, निश्चित रूप से बाहर का कहे, हिंदुस्तान का कहे, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। उसका तो स्वागत कांग्रेस भी करती है। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि तुम प्रधानमंत्री जी का सम्मान है तो देश के किसान का सम्मान भी है, देश के जवान का सम्मान है, देश के आम आदमी का भी सम्मान होना चाहिए। वो चाहे आप हो, हम हो, सम्मान से जीने का संवैधानिक अधिकार सबको दिया है। और आप देखिए पिछले 77 दिनों में जिस तरह से व्हाट्सएप, फेसबुक से लेकर आप ट्विटर पे देखिए किसानों को जो अलंकार देने का काम कर रहे हैं, जो उनका अपमान करने का काम किया जा रहा है, वो बहुत ही दुखद है। और एक और चीज, लास्ट में एक बात अपनी कहना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर जो उपद्रव हुआ है
और उमेश जी ने कहा कि टिकैत जी ने अच्छी बात कही है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली का जो षड्यंत्र है वो दिल्ली सरकार की मिली भगत है और दिल्ली पुलिस की मिली भगत है, और दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है सारा हिंदुस्तान जानता है। ठीक है उमेश जी आखिरी कमेंट चाहेंगे इस पर आपका? नहीं, निश्चित तौर पर मैडम, मैं तो केवल क्योंकि मुझे बड़ा गलत और किसी के ऊपर ब्लेम लगाना नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि इसका कोई हल निकलेगा और निश्चित निकलेगा। ये निश्चित तौर पे सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है, किसानों के साथ है, किसानों के साथ बैठ करके रास्ता निकलेगा और निकलेगा बैठ करके ही, वार्तालाप से ही। सर एक इतना समय समझना चाहूंगी कि वार्ता का माहौल किस तरीके से तैयार करने की कोशिश की जा रही है? प्रधानमंत्री ने कह तो दिया कि एक फोन कॉल की दूरी है, लेकिन वो दूरी काफी ज्यादा ही लग रही है अभी तो। नहीं, दूरी ज्यादा नहीं है। दूरियां जो है अभी जैसे जिस तरह से अगर किसान नेता श्री टिकैत साहब ने अभी बयान दिया आपके चैनल पे, अगर शायद यही सोच और यही तरीका रहेगा तो निश्चित इसका बहुत जल्दी हल निकलेगा। क्योंकि दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पे कहीं न किसी ने कोई घुसपैठिया बीच में गड़बड़ करते हैं, वहाँ दिक्कत होती है। अभी जैसे कांग्रेस प्रवक्ता ने भी बोला, वो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यही सोच होनी चाहिए। लोग अगर चाहे वो भाजपा के हमारी पार्टी के हों, किसी भी पार्टी के, अगर गलत बीच में आग में घी डालने की कोशिश करते हैं तो इससे वार्तालाप भी नहीं हो पाता और कोई निष्कर्ष भी नहीं निकल सकता। रास्ता निकलना उसी से है, ये शुरू से फर्स्ट बैठक से ही है और बहुत सारी रास्ता निकला है, और जब निकला है तभी आगे जो है उसका बैठक का भी डेट रखा गया। दिक्कत आई जहाँ पे कंफ्यूजन, जो बीच में घुसपैठिया वो 26 जनवरी के दिन जो बहुत बड़ा प्लानिंग कर करके आ गए और वो एक धोखा हो गया, और वो किसान, जवान और सरकार में बहुत अच्छा विश्वास था एक दूसरे के ऊपर, इसीलिए एक साथ कार्यक्रम भी रखे गए और समय भी दिया गया, रूट भी दिया गया। लेकिन उसमें किसी को नहीं पसंद आया, कौन लोग है उसकी जांच के विषय है, और लोग पकड़े जा रहे हैं। ये सब दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। वरना आज बहुत अच्छा रास्ते पे चल रहे थे, बहुत अच्छा इसका रास्ता निकलेगा और वार्तालाप से निकलेगा। ये हम लोग, आप लोग, सब लोग समझ रहे हैं। बिल्कुल सर, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी वार्तालाप से इस पूरी समस्या का समाधान निकल जाए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल को और अधिक पावरफुल बनाने के प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी दे दी है। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एक्ट में कुछ संशोधन कर दिल्ली की निर्वाचित सरकार को तय समय में ही एलजी के पास विधायी और प्रशासनिक प्रस्ताव भेजने का प्रावधान है। केंद्र ने संसद के बजट सत्र के दौरान एनसीटी ऑफ दिल्ली विधेयक 2021 को भी विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है। सूत्रों के मुताबिक इसमें उन विषयों का भी उल्लेख है जो विधानसभा के दायरे से बाहर आते हैं। सरकारी सूत्रों की माने तो ये संशोधन गवर्नेंस को बेहतर करने और एलजी और दिल्ली सरकार के बीच टकराव को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। अधिकारों के बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 2019 में आए फैसले के बाद इसको लेकर स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत महसूस हुई। वहीं अब अधिकारों की लड़ाई एक बार फिर से बढ़ सकती है। मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता कर इस पर आपत्ति जताई। केंद्र सरकार ने कल चुपचाप बहुत ही गोपनीय तरीके से दिल्ली में चुनी हुई सरकार के जो मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री के अधिकार कम करके उनको छीन के एलजी को देने का एक कानून पास किया है कल कैबिनेट ने। दिल्ली की सरकार को बनाने का जो कानून है, जिसे जेएनसीटी एक्ट कहते हैं, उसमें बदलाव करके केंद्र सरकार अब एलजी को इतनी पावर देने जा रही है कि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोक सकें। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अब निर्णय लेने की शक्ति नहीं होगी, वो एलजी के पास होगी। एलजी का मतलब है केंद्र सरकार के पास होगी, केंद्र की बीजेपी की सरकार के पास में होगी। स्टेट गवर्नमेंट जिसको जनता चुनती है, दिल्ली की जनता चुनती है, उसके पास में अब डिसीजन लेने की पावर नहीं होगी। और बहुत ही गोपनीय तरीके से, बहुत चुपचाप खुफिया तरीके से कल इन्होंने ये कैबिनेट में कानून लेके आए और उसको पास किया। केंद्र सरकार का जो ये कदम है वो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से जनता द्वारा चुनी गई सरकार की पावर कम करने का जो कदम है, ये लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ तो है ही है, ये संविधान के भी खिलाफ है।
और इस मसले पर चर्चा के लिए इस समय अशोक जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, बड़ी बात मनीष सिसोदिया ने यहाँ पर कह दी है। एलजी की जिस तरह से पावर बढ़ाई गई है उसको लेकर वो कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे से बीजेपी जो है राज करना चाहती है दिल्ली पर। अगर अशोक जी, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि दिल्ली एलजी के पास अब और भी ज्यादा अधिकार होंगे। दिल्ली एलजी के अधिकारों को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल के पास अब पहले से अधिक शक्तियां होने वाली हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने एलजी को और अधिक पावर देने के बिल को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि इस प्रकार का संशोधन गवर्नेंस को बेहतर बनाने और दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एक्ट में संशोधन किया गया है। अशोक यादव जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है सर? आवाज आ रही है आपकी? आ रही सर, है। आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। जो बातें की जा रही हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, हालांकि आपने ये मंशा रखी कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जो टकराव की स्थिति हो रही थी वो कम हो जाए, लेकिन दिल्ली सरकार का ये मानना है कि आप पीछे से ही सही लेकिन दिल्ली की सत्ता चलाना चाहते हैं। आपको तो ये जो मंच बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता और कार्यकर्ता और नेता जो बात कर रहे हैं वो उनके आचरण को शोभा नहीं देता, क्योंकि आपको मैं बताता हूं, जो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए और आज वो भ्रष्टाचार के माफिया, भ्रष्टाचार के सरताज बन गए। अभी इनका एक दो दिन पहले का, थोड़े रिसेंटली लास्ट वीक का घोटाला है, 26,000 करोड़ का जल घोटाला, जो पानी ही पी गया घोटाले में, घोटाला करके गया, घोटालों का सराज बन गया। और वो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा शरीफ और ईमानदार साफ सुथरी दिल्ली का हूँ। और आज अब एलजी की अगर पावर बढ़ाई गई है तो वो दिल्ली की जनता को हित में रखते हुए, दिल्ली की जनता के हित को देखते हुए कि वहाँ पर कोई चीज है जो सीधी की जा सकती है, कि दिल्ली देश की राजधानी है, न कि एक प्रदेश की। अशोक जी, लौट रही हूँ आपके पास, तुरंत लौट रही हूँ। योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें इस समय अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज़ पर। योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें हैं, वो शहीद स्मारक स्थल पर इस समय पहुंचे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें एएनबी न्यूज़ पर इस समय आप देख रहे हैं लाइव। ये तस्वीरें हैं, योगी आदित्यनाथ इस समय शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें एएनबी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। शहीद स्मारक स्थल पर दीप प्रज्वलित करते हुए ये तस्वीरें, जो कि इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। चौरा चौरी महोत्सव है। माननीय मुख्यमंत्री आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं शहीद स्मारक स्थल गोमती पर, दीपदान वो करने वाले हैं। ये तस्वीरें वहीं की हैं। चौरी चौरा महोत्सव का आज से शुभारंभ कर दिया गया है। चौरी चौरा शताब्दी समारोह की आज से शुरुआत हो गई है और आज बरसी है। इस पूरे दिन को लेकर आज की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस समय पहुंचे हुए हैं शहीद स्मारक स्थल गोमती पर, जहां वे दीपदान और प्रज्वलन करेंगे। सीधी तस्वीरें एएनबी न्यूज़ पर इस समय आप देख रहे हैं। शहीद स्मारक स्थल पर दीप प्रज्वलित करते सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें। एएनबी न्यूज़ ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव की ये तस्वीरें हैं, जो कि इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। दीपदान करने पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज़ पर। सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें एएनबी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और दीपदान करने और शहीदों को नमन करने पहुंचे हैं। तस्वीरों में केपी मौर्य इस समय आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम मंत्रीगण भी इस समय मौजूद हैं। और ये एएनबी न्यूज़ आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है। सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर।
दिनेश शर्मा जो कि इस समय मौजूद हैं। उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा यूपी के, वो भी इस समय योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि चौरी चौरा की घटना ने आज़ादी के आंदोलन में पूरे देश का वातावरण बदल कर रख दिया था। लोग इस आंदोलन को विस्मृत करते जा रहे हैं, उन शहीदों को भुला चुके हैं जिन्होंने अंग्रेजों की दमनकारी नीति का विरोध करते हुए उग्र प्रदर्शन कर अपनी जान गंवाई थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। दीप प्रज्वलन करने के लिए पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ, उनके साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा भी इस समय मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस शहीद स्मारक पर चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के अवसर पर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने संबोधन भी दिया। चलिए अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई है जिस तरह से उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाई गई हैं। दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, उपराज्यपाल के अधिकारों में वृद्धि की गई है। उसके बाद से आम आदमी पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई है और ये बात कही गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि बीजेपी जो है दिल्ली पर सत्ता चलाना चाहती है, दिल्ली की सत्ता की चाबी बीजेपी अपने हाथ में लेना चाहती है, इसलिए पीछे के दरवाजे से इस तरह की हरकतें की जा रही है। हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं सलूजा जी जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। सर, बड़ी बात यहाँ पर दिल्ली के उपराज्यपाल को और अधिक पावरफुल बना दिया गया है, अब और अधिकार उनके अंडर में आ जाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? हालांकि मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता की थी और उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी पर। प्रीतपाल सलूजा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आवाज आ रही है। एक बार जी सर, मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी। सर, दिल्ली के उपराज्यपाल को और अधिक पावरफुल बनाने का जो बिल था उसे मंजूरी दे दी गई है। इसी के साथ अब और अधिकार जो हैं एलजी के हाथों में आ जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, आपको पता होगा जब 2015 में हमारी सरकार वहां बनी तो 2014 में ही माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो इन्होंने कल अधिकार एक दिए, जो हमारे एलजी को और अधिकार पावर दिए हैं, 2014 में एक अध्यादेश लाके दिल्ली सरकार के ज्यादातर पावर इन्होंने वापस ले लिए थे। तो अब ये आज जो नया इन्होंने सगोपा कल के लोको चुपे बंद कमरे में इन्होंने इसको लागू किया है, इसके ऊपर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया जो माननीय मनीष सिसोदिया जी जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री उप मुख्यमंत्री उन्होंने दे दी है। ये दिल्ली की सरकार जो इस समय किसानों के साथ खड़ी हुई है, कंधे से कंधा मिला के हम लोग खड़े हुए हैं। अभी आपको पता होगा कल डीटीसी बसों के लिए भी हम लोगों ने इनकी वापसी मांग ली, जो पुलिस के पास लगी हुई थी 500 समथिंग बसें, ये इनको रास नहीं आ रहा। तो मोदी जी साम दंड भेद हर तरह से इस्तेमाल करके दिल्ली सरकार जो किसान के साथ खड़ी है वो चाहते हैं कि ये किसानों से हट जाए। वो ये चाह रहे थे कि 9 स्टेडियम जो दिल्ली के हैं वो उसमें जेल में तब्दील करने के लिए आप मुझे आदेश दे दीजिए। दिल्ली सरकार ने उसका विरोध किया। दिल्ली सरकार जो वहां पे आंदोलनकारी हमारे बैठे हैं बॉर्डर पे, उनको पानी देना चाहती है पीने का साफ, उनको शौचालय की व्यवस्था देना चाहती है। वो ये दिल्ली सरकार के कामों से वो चिढ़ चुकी है। अब वो इस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण जो जिसको गुस्से में लिया हुआ, छोटे बच्चे द्वारा गुस्से में लिया हो गया कदम है ये पहले भी हुआ था। 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने के 5 जजों ने इस बात को कह दिया था कि दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में 3 चीजें नहीं आती हैं, बाकी दिल्ली के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें या और भी जो उससे संबंधित चीजें वो दिल्ली सरकार सुरक्षित इसको कर सकती है। कि हम और आप जो संविधान के जानकार हैं, जो संविधान को मानते हैं, संविधान को सैल्यूट करते हैं, उनको सबको पता है। सिर्फ भाजपा सरकार को, केंद्र की जो भाजपा सरकार है, मोदी सरकार को, इसको छोड़ के सभी को पता है कि दिल्ली के अपने अधिकार क्या है। मगर ये समझना चाहती है उस अधिकार को, दिल्ली की सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करने वाली है। जिस तरह से इन्होंने 2014 में अध्यादेश लाया था, 2015 में हमारी सरकार बनी, उसकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, जिसको 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने इस बात को क्लियर कर दिया था। अभी भी इस तरह से रिफ्यूज लगाएंगे तो हम न्यायालय के शरण में जाएंगे और इसकी लड़ाई लगातार लड़ेंगे। तो दिल्ली की जनता उसके हक और जो उनके अधिकार है उनसे अगर कोई कमी आती है तो आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो चुप नहीं बैठने वाली।
क्या अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रीतपाल जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। अशोक जी, ये किस तरह का लॉजिक दिया जा रहा है कि उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच जो दूरियां थी उसे कम करने के लिए हमने इस तरह का कदम उठाया है? ये तो दूरियां और बढ़ रही हैं, अब तो अधिकारों की जंग छिड़ गई है दिल्ली में। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अधिकारों की जंग नहीं, ये घोटालेबाजों घोटालेबाजों को लगाम लगाने के लिए लिया गया। आपको मालूम हो, अभी बीते कुछ ही दिन पहले दिल्ली जल बोर्ड का 26,000 करोड़ घोटाला, जिसका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं। पूरा दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार घाटे में चल रही है। जल बोर्ड घोटाला 26,000 करोड़ कर दिया, जिसका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं। दूसरी बात, दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपया इन्होंने जो कर्मचारियों को तनख्वाह है, ये लोग रोक के बैठे हुए हैं, वो नहीं देना चाहते और बात करते हैं और बात कर रहे हैं ये बोलने से पहले स्वाभिमान की लड़ाई नहीं, ये लोग जबरदस्ती और ये कर्मचारी जो है सफाई कर्मचारी की बात कर रहे हैं कि अब दिल्ली सरकार पानी देना चाहती है, वो देना चाहती है, ये दिल्ली सरकार वो नहीं करना चाहती है। दिल्ली सरकार वहाँ इन आंदोलन के माध्यम से अपने गुंडों को लेकर आंदोलन करने की कोशिश कर रही है। ये उसको रोकने का प्रयास है। हम किसी को पानी नहीं चाहते, हम ये रोक रहे हैं कि पानी ले जाने के बहाने वहाँ तो दंगाई जा रहे हैं और जो किसान भाई हमारे शांति से आंदोलन कर रहे हैं, अहिंसा के मार्ग पर चलकर ये लोग उसको हिंसक बनाना चाहते हैं। मिल गया है। आप नेशनल चैनल पे काम न करें, अपने नेताओं को समझाएं कि दिल्ली ने भाजपा को नकार दिया है, पानी के बाद दिल्ली ने भाजपा को नकार दिया है। साहब, ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। प्रीतपाल जी, अशोक जी, एक एक करके बात करेंगे। सर दोनों एक साथ बोल रहे हैं, किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। अशोक जी, आपके हिसाब से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उपराज्यपाल को ज्यादा से ज्यादा अधिकार और शक्तियां दी जा रही हैं। प्रीतपाल जी, इस पर मैं आपका कमेंट चाहूंगी। इतने घोटाले हो रहे हैं दिल्ली में, जो अब उपराज्यपाल को इतनी शक्तियां दी जा रही हैं और अधिकार क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है उनका। देखिए, घोटाले हो रहे हैं तो सारी एजेंसियां भाजपा के पास है। एक घोटाला किसी के खिलाफ निकलता हो, तत्काल प्रभाव से इससे कार्रवाई करें। आप नेशनल चैनल पे आके झूठ को ना बेचें। अब दिल्ली की जनता ने 2015 भी आपको नकार दिया, 2013 नकारा, 2015 नकारा, 2020 में नकार दिया। 7 सांसद आपके दिल्ली ने आपको दिए, 165 आपको सभासद ने दिए। करप्शन के अलावा दिल्ली में आपने क्या दिया? आज दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठा हुआ है, क्या मानवता के नाते ये सांसदों को वहां जाना नहीं चाहिए था? 165 जो सभासद इनके, इनको वहां नहीं जाना चाहिए था? इनको पीने का पानी वहां नहीं देना चाहिए था? शौचालय की व्यवस्था वहां नहीं करानी चाहिए थी? बिजली कनेक्शन जो वहां दिए जा रहे हैं उसको काटने का काम इनको करना चाहिए था? दिल्ली की सरकार एक ईमानदार सरकार है। ये दिल्ली की जनता को जो हम लोगों ने पानी मुफ्त दिया, बिजली मुफ्त दी, महिलाओं को बसों में सुरक्षा के साथ मुफ्त आवागमन दिया, हम लोगों ने कैमरे लगा दिए, वाईफाई की व्यवस्था दे दी, ये इनको रास नहीं आ रहा। एक चवन्नी भी पिछले 6 साल से प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं बढ़ने दी हम लोगों ने। बिजली का 1 पैसा भी नहीं बढ़ा आज पिछले 6 साल से। जो दिल्ली के उपभोक्ता है, जिन्होंने एक स्मार्ट सरकार जिन्होंने चुना है, उनको पूरी लाभ दिल्ली की सरकार दे रही है। ये रास नहीं आ रहा भाजपा की सरकार को, अमित शाह को, मोदी शाह को, इनको मोदी और शाह जो दोनों, इनको ये रास नहीं आ रहा। वो देख नहीं पा रहे कि किसानों के हितैषी कैसे बन सकती है ये केजरीवाल सरकार। हम लोग सेवादार के रूप में वहां पे बैठे हुए थे, इन्होंने हमारे पानी के टैंकर बॉर्डर पे रोक दिए, बड़े कीले लगा दी ताकि वो पानी के टैंकर उस पे चले, वो पंचर हो जाए, वो पानी उन किसानों बेचारों को जो अपने हक के लिए वहां बैठे हुए वहां तक ना पहुंच पाए। ये चाहती है कि हम उनकी बात सुने, हम नहीं सुनने वाले उनकी बात। हमको दिल्ली की जनता ने चुना है, हम देश के जिम्मेवार हैं, वहां के दिल्ली की जनता के जिम्मेवार हैं, हम उन किसानों के जिम्मेवार हैं जो एक अन्नदाता अपने हक के लिए वहां पे बैठा हुआ है। हम उनको पानी भी मुहैया कराएंगे, हम उनको शौचालय भी मुहैया कराएंगे, हम उनको बिजली भी मुहैया कराएंगे। हर संभव वो काम करेंगे जो उनको सुरक्षा और उनके फायदे के लिए, उनको वहां रहने के लिए व्यवस्था बन सकती है, वो दिल्ली की सरकार करेगी। और ये भाजपा की जो मोदी सरकार और योगी सरकार है, ये चेत जाए। बार मुंह की खाई है इन्होंने, 2016 भी मुंह की खाई, 2018 में भी न्यायालय ने इनको मुंह की खाई कि 3 चीजों को छोड़कर आप दिल्ली के किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मगर इन्होंने एक अध्यादेश लाया है
अब इसको पेश भी करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी संसद में भी इसका विरोध करेगी और राज्यसभा में भी इसका विरोध करेगी और सड़कों पे भी इसका विरोध करेगी। अगर जरूरत पड़ी तो हम न्यायालय में भी इसके लिए जाएंगे। ठीक है, अशोक यादव जी साफ तौर पर कह रहे हैं प्रीतपाल जी कि अगर जरूरत पड़ी तो न्यायालय का रुख भी सरकार की तरफ से कर लिया जाएगा, लेकिन इस तरह के बिल को बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से। और वाकई में अगर जल बोर्ड में इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो सर किसका इंतजार कर रहे हैं आप? घोटालों को जो कर रहे हैं उनको गिरफ्तार करवाइए ना, भ्रष्टाचारियों को जेल के पीछे डालिए ना। अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अशोक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रीतपाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो दिल्ली में एलजी को और अधिक पावर मिल गया है, अधिक पावरफुल बनाने के प्रस्ताव को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। इसी के साथ अब आम आदमी पार्टी इस जो प्रस्ताव से और इस मंजूरी से बौखलाई हुई है और लगातार इस मामले पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, इंसान अपने कर्मों से ही जाना जाता है और इंसान अपने प्रेम भरी वाणी और अच्छे कर्मों से दूसरों के दिलों में राज करता है। या यूं कहा जा सकता है कि जहां कोई संबंध ना हो वहां पर भी प्रेम भरी वाणी से अच्छे संबंध बन जाते हैं। आज हम कोई कहानी नहीं बल्कि आपको हकीकत दिखाएंगे। आखिर एक अध्यापक के विदाई में कैसे फूट फूट कर ग्रामीण रोए और आखिर क्यों रोए, ये भी आपको बताएंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। संबंधों के लिए एक मिसाल बनी अध्यापक की विदाई। एक अध्यापक की विदाई में फूट फूट कर रोए ग्रामीण। कर्म ही पूजा है का बेहतरीन उदाहरण पेश करती एक तस्वीर। अच्छे कर्मों से दूसरों के दिलों में राज करता एक अध्यापक। कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, इंसान अपने कर्मों से जाना जाता है और इंसान अपनी प्रेम भरी वाणी और अच्छे कर्मों से दूसरों के दिलों में राज करता है। या ये कहा जा सकता है कि जहां कोई संबंध ना हो वहां पर भी प्रेम भरी वाणी से अच्छे संबंध बन जाते हैं। आज हम कोई कहानी नहीं बल्कि आपको हकीकत दिखाएंगे। आखिर एक अध्यापक की विदाई में कैसे फूट फूट कर ग्रामीण रोए। क्या छात्र, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, सबने अध्यापक की विदाई में ऐसे आंसू बहाए जिससे प्रेम और संबंध की एक मिसाल कायम हो गई। दरअसल उत्तर प्रदेश के जिला हमीरपुर के सरीला क्षेत्र में एक गांव है जो धरऊपुर के नाम से जाना जाता है। धरऊपुर के नवीन प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात भीष्म नारायण और धरऊपुर के ग्रामीणों के बीच अजब गजब प्रेम देखने को मिला। अध्यापक भीष्म नारायण ने ग्राम धरऊपुर में अपने जीवन के 12 साल नवीन प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को ज्ञान देने में बिताए। भीष्म नारायण के स्वभाव और वाणी से ग्रामीण इतने प्रभावित हो गए कि 12 साल के बाद जब अध्यापक भीष्म नारायण का स्थानांतरण हुआ तो ग्रामीणों के आंसू निकल आए और विदाई समारोह में ग्रामीणों के साथ साथ अध्यापक भीष्म नारायण भी जमकर रोए। पहले ग्रामीणों ने बीएसए कार्यालय जाकर रुकवाया था ट्रांसफर। क्या बच्ची, क्या महिला और क्या पुरुष जिसे देखो बस आंखों में आंसू लिए फूट फूट कर रो रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि एक बार पहले भी भीष्म नारायण का ट्रांसफर हुआ था, लेकिन ग्रामीणों ने बीएसए कार्यालय जाकर ट्रांसफर को रुकवाया और आज जब विदाई समारोह हुआ तो सूचना पाते ही ग्रामीणों का जनसैलाब उमड़ पड़ा
और बधाई देते जमकर आंसू बहाए। हमारे यहाँ 12 साल सर जी ने यहाँ पे सेवा की, हमारे बच्चों को पढ़ाया और बहुत अच्छी तरीके से रहे। कोई उनका दुर्भाव नहीं रहा, एक दूसरे के प्यार से सब लोग रहे। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देते रहे। और प्लस एक बार हम ट्रांसफ़र भी सर जी का हो गया था, तो इतना प्यार होने के कारण हम लोगों ने सभी ग्रामवासियों ने उनको ट्रांसफ़र रुकवाया। 12 साल उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारे बच्चों को पढ़ाया। तो ये मंजर जिला हमीरपुर के ग्राम धरौपुर में प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात भीष्म नारायण के विदाई समारोह में देखने को मिला, जो प्रेम और संबंधों के लिए तो मिसाल कायम करता है, तो साथ ही कलयुग में कलंकित होते गुरु शिष्य के रिश्तों को पवित्रता देने का काम कर रहा है। ऐसे शिक्षक और ऐसे प्रेम भरे रिश्ते को आज हर कोई दिल से सलाम करता है। ANB न्यूज के लिए हमीरपुर से संवाददाता शीलू निषाद की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में कृषि कानूनों पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम जारी है। किसान संगठन भले ही मोदी सरकार को घेर रहे हों, मगर अमेरिका ने इसका समर्थन किया है। अमेरिका ने भारत के नए कृषि कानूनों का समर्थन किया और कहा कि वह मोदी सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं। इससे भारत के बाजारों का प्रभाव बढ़ेगा। अमेरिका ने कहा यह उन कदमों का स्वागत करता है जो भारतीय बाजारों की दक्षता में सुधार करेंगे और निजी क्षेत्र के अधिक निवेश को आकर्षित करेंगे। भारत में चल रहे कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलनों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि वॉशिंगटन यह मानता है कि शांतिपूर्ण विरोध किसी भी संपन्न लोकतंत्र की पहचान है। साथ ही यह भी कहा कि पार्टियों के बीच मतभेदों को बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि हमारा मानना है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किसी भी संपन्न लोकतंत्र की पहचान है और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही कहा है। तो आपको बता दें कि अमेरिका ने भी इन कृषि कानूनों का समर्थन किया है। भारत में हालांकि कृषि कानूनों पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम जारी है। किसान संगठन भले ही मोदी सरकार को घेर रहे हों, लेकिन अमेरिका अब इनके समर्थन में खुलकर उतर आया है। अमेरिका ने भारत के नए कृषि कानूनों का समर्थन किया और कहा कि वह मोदी सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं। इससे भारत के बाजारों का प्रभाव बढ़ेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।